हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बहुत ही कॉमन बीमारी हाई बीपी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, आमतौर पर ये बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो उसमें हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाई बीपी क्या होता है। हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ब्लड जब हार्ट से वेंट्रिकल के ज़रिए से, एरोटा के ज़रिए से, जब खून हमारे जिस्म में आर्टरीज के ज़रिए से पूरे जिस्म में जाता है, तो इसकी दो तरीक़े से जाता है। एक होता है जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसके ज़रिए से ब्लड जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है, जो हमारे टिश्यूज़ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और जिसमें न्यूट्रिशन होता है, वो हमारे टिश्यूज़ को मिलता है। तो ये हार्ट जब पंप करता है, तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो आर्टरीज के ज़रिए से हमारे बॉडी के तमाम पार्ट्स तक पहुंचता है। तो आमतौर पर ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचने के लिए प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। तो यही प्रेशर हमारी आर्टरीज पर पड़ता है, जो कि हार्ट के एरोटा के ज़रिए से ब्लड वेसल्स में, जो आर्टरीज की वॉल में जो प्रेशर ब्लड का पड़ता है, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो यही प्रेशर जब आर्टरीज की वॉल पर, दीवारों पर, आर्टरीज के अंदर जब प्रेशर अगर ज़्यादा होता है, जिसकी बहुत सारी वजह होती हैं, अगर ये प्रेशर ज़्यादा हो तो इसे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो आमतौर पर ब्लड जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्लड हमारे जिस्म में तमाम हिस्से में जाता है, जिससे हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलते हैं। फिर जब हार्ट रिलैक्स होता है, तो वो ब्लड जो वापस फिर हार्ट में जाता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और हार्ट में जा कर के फिर से वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। तो अगर यही प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारी आर्टरीज पर, तो इसे हाइपरटेंशन या हाई बीपी कहते हैं। तो हाई बीपी आमतौर पे दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी में आमतौर पर यह देखा जाता है 90 to 95% जो बीपी के मरीज़ हैं, उनको प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, जिसे एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। आमतौर पर प्राइमरी हाइपरटेंशन में कोई कॉज नहीं होता है, कोई बीमारी के एग्जैक्ट कॉज पता नहीं होती है। ये सिर्फ मोड ऑफ लिविंग पर डिपेंड करता है। अगर आपकी मोड ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ है आपकी, आप बिल्कुल आराम करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, खाने में परहेज़ नहीं करते, हर चीज़ खाते हैं, तो उससे आपको हाई बीपी हो सकता है। या आपको मोटापा अगर ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो इससे भी हाई बीपी हो सकता है। या आप वो खाने में नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उससे भी हाई बीपी हो सकता है। और आपको ब्लड प्रेशर आमतौर पर दो भागों में, जैसा मैंने बताया कि प्राइमरी और सेकंड। तो प्राइमरी में स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा फैक्टर के लिए हैं। तो अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं, तो उस वजह से भी आपको हाई बीपी हो सकता है। तो ये प्राइमरी कॉज है, जो कि आमतौर पर 90 to 95% केसेस में होते हैं। दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसे नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो इसमें हाइपरटेंशन की एग्जैक्ट कॉज वजह मालूम होती है। बॉडी में अगर कोई पैथोलॉजी ग्रो हो रही है, तो उस वजह से अगर आपको बीपी हाई हो रहा है, तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। तो आमतौर पर किडनी की बीमारी अगर आपको हो रही है, किडनी काम नहीं कर रहा है, किडनी डिजीज़ अगर आपको हो गई है, तो उस वजह से हो सकता है। या आपको हार्ट की बीमारी है, हार्ट के वाल्व ख़राब हो रहे हैं, हार्ट के जो है आपके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है, इस वजह से भी हो सकता है। एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम से भी हो सकता है। अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, और आपको एंडोक्राइन डिजीज़ है, एंडोक्राइन डिजीज़ आमतौर पर थायराइड ग्लैंड की बीमारी होती है, जिसमें हाइपोथायराइडिस या हाइपरथायराइड अगर आपको है, तो उस वजह से भी एंडोक्राइन
ट्यूमर अगर ये है, आपको कहीं भी ट्यूमर हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर है या आपको कहीं और ब्लड वेसल्स में ट्यूमर हो रहे हैं, तो उस वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकती है। ये सेकेंडरी कॉज है। ये आमतौर पर 5 to 10% लोगों को होता है, लेकिन मेन कॉज आपकी प्राइमरी कॉज है। सिम्टम आमतौर पर ये आता है कि बीपी आपका, अगर नॉर्मल बीपी आमतौर पर 120/80 mmHg होता है। अगर आपका बीपी 140 से ऊपर है तो आपको हाई बीपी हो सकता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 90 से ऊपर अगर होता है तो हाई बीपी आपको हो सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हार्ट जब पंप करता है तो जो ब्लड हार्ट के पूरे बॉडी टिश्यूज़ में जाता है, उस प्रेशर को आमतौर पर सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये 120 mmHg होता है। यही ब्लड जब वापस हार्ट में जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर जिसे कहते हैं, ये आमतौर पर 80 mmHg के प्रेशर से हार्ट में जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे बॉडी के लिए बीपी, हाइपरटेंशन कितना मायने रखता है। इसलिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई बीपी है तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है, अगर आपके लिए लो बीपी है तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए आपका बीपी हमेशा 120/80 एक एवरेज नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन अगर आपका बीपी 120 में प्लस माइनस 16 कर दें तो वो भी आपका नॉर्मल है। मतलब यह है कि 120 में 15 प्लस करें या 15 माइनस करें तो उसके बीच में जो एवरेज आता है, जैसे मान लीजिए 130 और 135 के बीच में, ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल होता है। जैसे डायस्टोलिक प्रेशर में 10 कम से कम प्लस माइनस करें, अगर 70 to 90 के बीच अगर आपका बीपी रहता है तो डेट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। तब आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 140/90 आपका अगर बीपी आ रहा है तो इसके मतलब ये हुआ कि आप अलर्ट हो जाएं, अब आपका बीपी बढ़ सकता है। अगर आपका बीपी 160/100 है तब आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। अगर इसके नीचे रहता है तो आप अपने मोड ऑफ लिविंग को सही करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका सिम्टम क्या आता है कि हमें ये कैसे पता चले कि हमें हाई बीपी हो रहा है। तो हाई बीपी मैंने बताया कि आमतौर पर जेनेटिक कॉज भी होता है। जो प्राइमरी कॉज मैंने बताया था इसमें जेनेटिक कॉज भी होता है। अगर आपके फैमिली में आपको किसी को बीपी है तो आपको भी हो सकता है। तो उसका सिम्टम ये आएगा कि सर में हल्का फुल्का आपको भारीपन लगेगा। जब शुरुआत में सिम्टम आते हैं तो सर में भारीपन रहेगा, चक्कर आएगा, आपको डिजीनेस लगेगी, कमज़ोरी लगेगी और चिड़चिड़ापन लगेगा, गुस्सा आएगा। तो ये हाई बीपी में आमतौर पर होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा सिम्टम आ रहे हैं तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास अपना बीपी चेकअप कराएं। अगर आपकी एज 40 प्लस है तो 40 प्लस एज होने के बाद भी आमतौर पर बीपी लोगों का ज़्यादा होता है। औरतों के मुकाबले मर्दों का बीपी थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन एक नॉर्मल रेंज के अंदर अगर रहता है तो डेट इज़ नॉर्मल। अगर इस नॉर्मल रेंज जैसा मैंने बताया कि 140 के ऊपर जा रहा है तो आप अलर्ट हो जाएं। तो इसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, खाने पीने में ध्यान दें, फैट फ्री डाइट लें, योगा करें, एक्सरसाइज करें और अपने वेट को कंट्रोल करें। तो इसका होम्योपैथिक में मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, इसलिए कि होम्योपैथिक सिर्फ बीपी को ही नहीं ठीक करती, उस पेशेंट को, उस पर्सन को टोटली ठीक करती है। इसलिए कि होम्योपैथिक दवाएं आमतौर पर एक पार्टिकुलर पार्ट्स पर नहीं काम करती, ये पूरे बॉडी पर सिस्टम पे काम करती है। तो हर इंसान एक दूसरे से अलग है, हर इंसान का मिजाज अलग है, उसके सिम्टम के हिसाब से दवा भी अलग होती है। मिसाल के तौर पर कुछ पेशेंट जो बहुत ही, जिनको हाइपर हो रहे हैं, टेम्पर, उनका बीपी हाई होने की वजह से गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो आप नक्सोमिका दे सकते हैं। इसी तरह जिनका बीपी 160 के ऊपर जा रहा है तो उसमें पेशेंट को सर में दर्द बहुत ज़्यादा होगा, चक्कर आएगा, तो उसमें आप ग्लोनाइन दे सकते हैं।
ग्लोनाइन बीपी के लिए बेहतरीन दवा है। अगर आपको सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, कनपटी में अगर इस तरफ दर्द होता है, तो आप ग्लोनाइन 30 की सुबह दोपहर शाम करके 3-4 दिन दवा दें, आपका बीपी बिल्कुल कंट्रोल है। इसी तरह के रोवोल्फिया, सर्पेंटाइना मदर टिंचर, तो वो अगर आप पाबंदी से लेते हैं, अगर आपको किडनी की डिजीज़ है तो उसमें रोवोल्फिया मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह एक क्रेटेगस दवा है। क्रेटेगस हार्ट में अगर आपको वाल्व ख़राब हो रहे हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आप वहाँ पर क्रेटेगस का यूज़ करें। और अगर आपको नींद नहीं आती है तो पैसिफ्लोरा मदर टिंचर लें। तो ये 3-4 मदर टिंचर सिम्टम के मुताबिक लें। अगर आपको ब्लीडिंग होती है, नाक से ब्लीडिंग, आमतौर पर बीपी हाई होने से नाक से ब्लड भी आ सकता है, तो आप उसमें हेमामेलिस क्यू भी ले सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी पोडेंटाइज दवाएं हैं, जैसे मैंने बताया ग्लोनाइन, इसी तरह लैकेसिस, नाइट्राम्यूर, ऑरोमेटेलिकम, वराइटामूर, ये सब सिम्टम के मुताबिक दी जाती हैं। लेकिन ये 3-4 जो मदर टिंचर मैंने बताए, क्रेटेगस क्यू, पैसिफ्लोरा क्यू, रोवोल्फिया क्यू, तो इनको आप सिम्टम के हिसाब से ले सकते हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन अब जो पोडेंटाइज मेडिसिन मैंने बताई हैं, ग्लोनाइन, लैकेसिस, नाइट्रामूर, ये पोडेंटाइज मेडिसिन है, इनको सिम्टम के मुताबिक लेना चाहिए। तो हमेशा ध्यान ये रखें कि खाने पीने में फ़ैट फ्री डाइट लें, एक्सरसाइज करें, योगा करें और स्ट्रेस न लें। आमतौर पर 90% जो मैंने प्राइमरी कॉज बताए थे, उसमें स्ट्रेस बहुत ही मेन कॉज है। तो स्ट्रेस अगर आपको दूर कर सकते हैं तो वो आपका बीपी कंट्रोल हो सकता है। अगर आपके हार्ट में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है तो कोलेस्ट्रॉल कम करें। उसके लिए एलियम सेटाइवा मदर टिंचर होम्योपैथी की बहुत अच्छी आती है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आम का ब्लड टेस्ट करवाएं, सारे रूटीन ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए प्रॉपर, लिपिड प्रोफाइल कराएं, और जितने भी हेल्थ चेकअप होते हैं वो कंप्लीट चेकअप कराएं। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस वजह से आपको बीपी हो रहा है। इसी तरह आप मेरे चैनल को देखते रहें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।